हाँ मॉम, देखिए इसके नेक पर कैसे निशान हो रहे हैं। मैंने पूछा पर इसने बताया नहीं। ये जरूर कुछ छुपा रही है। आप ही पूछिए, शायद बता दे, कहकर भूमिक के होठों पर सातिर मुस्कान फैल गई। उसने आहाना की तरफ देखा कि अब वह क्या जवाब दे। क्या ये सच है आहाना? दिखाओ कहाँ चोट लगी है। वे चिंतित होकर पूछती हैं तो आहाना ने इनकार कर दिया। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आहाना ने उन्हें टालना चाहा पर भूमिक कैसे ऐसे होने देता। नहीं मॉम, ये झूठ कह रही है, देखो आप भी। वह उठकर आया और उसके गर्दन पर पॉइंट किया। अगर चोट नहीं लगी तो ये क्या है मॉम? हिमानी जी ने देखा तो सच में ही निशान था। ये ये कैसे हो गया? उन्होंने हिमानी से पूछा तो आहाना भूमि की तरफ देखा, जिसके होठों पर कुतिल मुस्कान और आंखों में शरारत भरी भरी हुई थी। गले के नीचे हाथ का निशाना बना उसे चेताया कि अब बचकर दिखा तो। आहाना इस सब के लिए पहले ही तैयार थी। पता तो था भूमिक यह करेगा ही करेगा। तो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? ऐसे नहीं रोते, चुप हो जा। उसे रोता देख उसे गले लगा चुप कराने लगी। भूमिक ने उसे रोते देख उसका ड्रामा देखा तो हैरान रह गया। मुस्कुराता चेहरा खामोश हो गया। दिमाग हिल गया। नहीं बताना चाहती तो मत बता, पर इस तरह रो मत, उन्होंने उसको चुप कराते हुए कहा। भूमिक ने सुना तो बौखला गया। मॉम, आप इसके झूठे आंसू से पिघल रही हैं। ये लड़की एक नंबर की झूठी और मक्कार है। सच न बताना पड़े इसलिए क्रोकोडाइल वाले आंसू बहा रही है। पूछिए इसको कि ये 2 दिन कहाँ थी। मुझे लगता है इसका बाहर अफेयर चल रहा है। हमसे बहाना बनाकर उससे ही मिलने गई थी और ये निशान उसी वजह से हुआ है। तैस में आकर भूमि कुछ ज़्यादा ही बोल गया तो हिमानी जी ने उसको घूर कर देखा। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो भूमिक, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। तुम इस तरह एक लड़की से बात नहीं कर सकते, न उसके करेक्टर पर लांछन लगा सकते हो। और तुम्हें पता कि निशान किसके हैं जो ऐसे इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? उन्होंने उसे डांटते हुए पूछा। ये पता क्यों नहीं देती कि ये कहाँ थी और निशान कैसे हुए? जब वह नहीं मानना चाहती तो ज़बरदस्ती नहीं है। और तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? जाओ यहाँ से। उन्होंने आंखें तरेरी। नहीं मैम, मत भेजो, बता रही हूँ, वरना वे मुझ पर शक करते रहेंगे। वह आंसू साफ करती सुबकती बोली। चेहरा कड़ा हो गया और दर्द उभर आया। ये निशान रुद्र प्रताप की वजह से हुए। उसने मुझे बेहोश करने के लिए एक बार डंडा मारा और एक बार पास हुआ मारा, उसके मुझे चोट आई। देखिए ये पीछे भी है। नसों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा था। मेरा इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। वह पीछे गर्दन पर हाथ लगाकर कहती है। हिमानी जी ने देखा उसके गर्दन के पीछे बड़ा सा नीला निशान हो रहा था। ओह आहाना, उसने ये सब क्यों किया? और कौन है रुद्र प्रताप? वह दुखी स्वर में पूछती हैं, जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़कर यहाँ मुंबई आना पड़ा। पर उसने ऐसे क्यों किया? उसने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे। जब मेरी माँ दुनिया छोड़ के गई तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा, जो कि मेरे पास नहीं थे। तो उसने पैसे लौटाने के बदले मुझसे शादी की शर्त रख दी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह मुझसे उम्र में दुगना है, पर मैं शादी के लिए तैयार हो गई थी। पर शादी से इन पहले मुझे पता चला वह शादीशुदा एक बच्चे का बाप है तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है। मैं उसे किसी तरह चकमा देकर यहाँ भाग आई, पर वह यहाँ भी आ गया। उस दिन वान्या के पैसे लौटाने गई तो वह मुझे वहाँ से उठा ले गया और मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, पर मैं उसके चंगुल से भाग गई और मेरे एक दोस्त ने इन मौके पर मुझे बचा लिया। मैं 2 दिन से उसके ही घर पर थी। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। आपको यकीन न हो तो मैं वहाँ से रिपोर्ट लाकर आपको दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं आहाना, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम पर यकीन है और तुम्हें दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी हैं ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। मैं सुबह ही अपने डॉक्टर को बुलाऊंगी ताकि वह तुम्हारी दवाइयाँ कंटिन्यू कर सके। कहकर वे उसे गला लगा लेती हैं। भूमि की ये देखा तो बुरी तरह भन्ना गया। गुस्से में चेहरा काला पड़ गया। आहाना ने उसकी तरफ देखा। उसको यूं भन्नाता देख उसे सुकून मिल रहा था। भूमि ने उसकी तरफ देखा और सोफे को पैर से ठोकर मारकर तमतमाता चला गया। अब आहाना के ओंठों पर मुस्कान आ गई। जाओ आहाना, अब तुम आराम करो, हिमानी जी बोली।
मैं बाद में कर लूँगी, पर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अब मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहती हूँ। आप किसी से कहकर मुझे भी काम दिलवा दो। क्या तुम काम करना चाहती हो? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। जी, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। आपकी तरह अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ ताकि मेरी भी कुछ पहचान हो, हैसियत हो। उसकी बात सुन वह मुस्कुरा दी। तुम्हारे अंदर ये चेंज देख मैं खुश हुई। मैंने बहुत गरीबी के दिन गुजारे हैं। पढ़ाई छोड़ लोगों कि नौकरानी बनकर काम करना पड़ा ताकि अपनी माँ और अपना पेट भर सकूं। इस वजह से बहुत अपमान और जिल्लत भी झेली। अपनों को पराया होते देखा है। मेरे दो भाई हैं, पर मैं अनाथ जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। घर से निकली तो देखा हर कोई मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप मिल गई। अगर आप न मिलती तो मेरे साथ क्या घटित हो सकता था और मैं कहाँ हो सकती थी, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। पर अब मैं अपनी हैसियत हासिल करना चाहती हूँ ताकि दोबारा वो रुद्र प्रताप या कोई और मुझे कमज़ोर या बेसहारा समझकर उठाकर न ले जाए। मैं अकेली जरूर हूँ, पर कमज़ोर नहीं। जब मुझे मौका मिला है दोबारा ज़िंदगी जीने का, तो मैं उस पुरानी आहाना को छोड़ आई। अब मैं अपना मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं वो सब करूँगी। मेरा ज़मीर मुझे गवाही देगा। आप फिलहाल मुझे कोई छोटा मोटा रोल दिला दो, जिससे मेरा डर दूर हो जाए। अब तुम बहुत सही सोच रही हो। कब तक डर कर रहती? ये फैसला करके अपने मन से डर बाहर निकाल। तुम ऑलरेडी एक कदम बढ़ा चुकी हो, तो सब अच्छा ही होगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं। पर सिर्फ खूबसूरत होने से सफल अभिनेत्री भी बन जाओगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। अभी मैं तुम्हें छोटे मोटे रोल दिला दूंगी, पर फिर तुम्हें कोई बड़ा रोल नहीं देगा। तुम पर साइड एक्टर्स का ठप्पा लग जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ दिन मॉडलिंग करो और साथ में एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो। तुम सबकी नज़र में आ जाओगी तो तुम्हें खुद ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है मैम, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। सबसे पहले मेरे साथ पेज 3 पार्टी में जाना शुरू करो। वहाँ बहुत से फैशन डिज़ाइनर आते हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। बात करूंगी तो ये आसानी से तुम्हें मॉडलिंग में ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आहाना के चेहरे पर खुशी झलकी। ठीक है, फिर कल तैयार रहना। एक पार्टी में जाना है, वहाँ तुझे एक दो लोगों से मिलवाऊंगी। होप सो कल ही बात बन जाए। ओके मैम, खुश होकर आहाना बोली। अब वे दोनों डिनर के लिए टेबल पर आ गए थे। आहाना उन्हें खाना परोसती है। वह उसे भी साथ बैठने को कहती हैं, पर वह इनकार करती है। भूमिक ने और हिमानी जी ने डिनर किया तो उसके बाद वह भी खाना खाती है और अपने रूम की तरफ आने लगी। देखा तो वहाँ पर भूमिक खड़ा था। मूड खराब हो गया। वह उससे नहीं टकराना चाहती, पर वह है कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। पर वह उसकी परवाह किए बगैर उसे इग्नोर करके जाने लगी। तो वह बोला, रुक। आहाना रुक गई। ड्रामेबाज मॉम को बहकाने इतनी बड़ी कहानी बना दी। पर यह बात सोचना कि ये सब करके तू मॉम की नज़रों में अच्छी बनी रह सकती है। मैं तेरी असलियत उनके सामने लाकर रखूँगा और तुझे ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दूँगा। वह बोलता रहा, पर आहाना कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। जब बोलकर थक गया और चुप हो गया तो आहाना अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अच्छे से लॉक लगाकर बिस्तर में लेट गई। उसके चेहरे पर सुकून था। आहाना तो अरुण बिला से वापस लौट आई और जो कुछ भी हुआ उसको निगेटिव नहीं लेती, बल्कि अब उसमें कुछ बनने की ललक जाग जाती है। उस एक रात ने जैसे उसके दुनिया को देखने के नज़रिए को बदल दिया है। अब तक वह प्रांजल से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। उसका दिया धोखा उसको मानसिक रूप से परेशान कर दर्द दे रहा था। पर अब वह दिमाग में बिठा चुकी कि जो कुछ कल रात हुआ वह उसका प्रांजल को उसके धोखे के बदले का धोखा है, जो उसे मानसिक संतुष्टि दे रहा था। आहाना नॉर्मल है, पर अभिराज बेचैन है। उसके बिजनेस के अलावा कुछ न सोचने वाला अभिराज अब सिर्फ आहाना के बारे में सोच रहा था।
उसके साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि वह किसी लड़की के लिए बेचैन हुआ हो। लड़कियों के साथ वो शारीरिक सुख और मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ अधिक उनसे कभी नहीं समझा, जिसे वह काम की थकान उतारने के तौर पर लेता था। वह कभी भी किसी से भावात्मक और मानसिक तौर पर जुड़ा नहीं। उसकी पर्सनालिटी, रुतबा और पैसे के लिए लड़कियां खुद ही उसके आगे पीछे मंडराती थी। वह भी कुछ दिन उसका साथ एंजॉय करता, उन पर खर्चा करता और फिर अपने काम में बिजी हो जाता। आहाना का मामला तो दूसरा ही हो गया है। जब से उसे मिली है तब से उसने ने तो जैसे उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रखी है। कभी बिना बताए उसके कंपार्टमेंट में घुस गई। उसका उसे देख बहक जाना, उसका उसे बचाना और फिर उसका बिना बताए चले जाना, दोबारा उन्हीं हालत में मिलना, उसका उसे घर लाना। वह उसके साथ और लड़कियों जैसा ट्रीट नहीं करना चाहता था। वह उसे अच्छा फील कराना चाहता था, इसलिए वह अरेंजमेंट किया था। पर न चाहते हुए भी वो सब हो गया। वह उसे अपनी सफाई दे देता और आहाना उसे माफ़ कर देती तो उसे तसल्ली हो जाती, पर वो फिर बिना बताए चली गई और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह बिना बताए ऐसे कैसे चली जाती है। अपने किए के लिए उसे पछतावा भी है। आहाना ने उस पर विश्वास किया और उसने भी उसके लवर की तरह उसका विश्वास तोड़ दिया। वह अपनी गिल्ट में है, जिसे वह आहाना से मिलकर बात करके दूर करना चाहता है। रात के समय विक्रांत लौटा तो वह जल्दी उसके पास आ गया। पता चला कुछ आहाना का। वह बेचैनी से पूछा, जी सर। क्या पता चल गया? कैसे, कहाँ रहती है? यहाँ से बाहर निकली थी तो ऑटो स्टैंड पर गई थी। हमने पता किया, सबको फ़ोटो दिखाकर पूछा तो एक ने एक्सेप्ट किया कि वह इस लड़की को जुहू छोड़ने गया, तो हम उसको लेकर उस बंगलो तक चले गए। अच्छा, किसके यहाँ रहती है? मेरी कल ही उससे मीटिंग फिक्स कराओ। मैं उससे कल ही मिलना चाहता हूँ। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वह हिमानी आरवंशी के घर पर रहती है। विक्रांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। व्हाट? अभिराज चौंका। यस सर, वह उनकी पीए भी है और घर के काम भी करती है। अधिकतर या तो उनके बंगलों के में रहती है या हिमानी आरवंशी के साथ। सूट पर तो मीटिंग होना पॉसिबल नहीं है। आप बताइए क्या करना है? विक्रांत बोला तो अविराज का चेहरा कड़ा हो गया और परेशान सोफे पर बैठ गया। कभी तो अकेले बाहर निकलती होगी, बहुत कम चांस हैं। फ़ोन नंबर तो होगा उसके पास, कोई पर्सनल फ़ोन नंबर जिससे मैं उसे कांटेक्ट कर सकूं और उसे बाहर बुला सकूं। वो तो पता करना पड़ेगा। विक्रांत गंभीर आवाज़ में बोला तो अभिराज के चेहरे से भी परेशानी झलकने लगी। इस लड़की को भी पूरी मुंबई में जॉब करने का घर मिला तो उस औरत का जिसके नाम से भी मुझे नफरत है, उसके चेहरे पर अजीब तरह के भावों ने जाल बुनना शुरू किया तो गुस्से से मुट्ठी भींच ली। वो वहाँ काफ़ी दिन से रह रही है, विक्रांत ने बताया। ओके, उस पर नज़र रखो, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, सब कुछ उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। कुछ देर सोचता रहा, फिर जैसे कुछ याद आया। रुद्र प्रताप, उसका कुछ पता चला? यस सर, उसकी भी जानकारी निकलवाई तो है। पुलिस को भी आहाना वाले केस में उसकी तलाश है। हिमानी आरवंशी ने ही उसके खिलाफ लड़के के अपहरण का केस दर्ज कराया हुआ था। पर वह रुद्र प्रताप कोई मामूली गुंडा नहीं है। विक्रांत चलता हुआ अविराज के करीब आ गया। स्वर गंभीर था। तो बहुत शातिर अपराधी है, हर प्रकार का क्राइम कर चुका है, यहाँ तक कि मर्डर भी। और सबसे परेशान करने वाली बात ये कि वह रूप बदलने में माहिर है। हर कुछ समय बाद शहर बदल देता है। इसी वजह से क्राइम के बाद वह पुलिस से बच जाता है। हमें भी बहुत मुश्किल आएगी पता लगाने में कि वह इस समय कहाँ छिपा है। इसका मतलब आहाना सेफ नहीं है। वह उसे फिर से ले जाने की कोशिश करेगा, सोचते हुए अभिराज बोला। जब तक वह हिमानी आरवंशी के साथ है तब तक तो शायद नहीं, क्योंकि उनके बंगले पर टाइट सिक्योरिटी सिस्टम है, तो वहाँ घुसने का जोखिम तो नहीं उठाएगा। हाँ, अगर वो वहाँ से कहीं और चली गई तब जरूर खतरा है। ओके,
मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और अहाना पर भी नज़र रखो और ध्यान रहे कि वह उसे फिर से परेशान करने की कोशिश न करे। ओके सर, विक्रांत बोला तो अविराज उसे जाने को कहता है तो वह चला गया। अविराज को अब थोड़ा तसल्ली हो तो हुई कि अहाना का पता तो चला, पर मिलना अभी मुश्किल सा ही लग रहा है। तो वह सोने के इरादे से अपने रूम में आ गया। अभी 10 ही बज रहे थे। वह 1 घंटा काम कर सकता था। लैपटॉप निकाल कर बैठा, जरूर पर काम नहीं कर पाया। आहाना का ख्याल परेशान कर रहा था तो लैपटॉप बंद बंद कर लेट गया, पर नींद भी नहीं आ रही थी। उधर हिमानी जी के बंगले पर अगले दिन सुबह शूट पर जाने से पहले हिमानी जी अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाती हैं। वो आहाना का चेकअप करते हैं। आहाना पूरी तरह ठीक तो नहीं थी, पर अब उसे काफ़ी रिलीफ था। वे उसे कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके। जब डॉक्टर चला गया तो हिमानी जी उसे घर पर ही रेस्ट करने को कहती हैं, पर आहाना को डर था भूमिक उसे परेशान करेगा तो वह मना करती है और उनके साथ शूट पर जाना चाहती थी, पर हिमानी जी उसकी बात नहीं मानती और आराम करने को कहती हैं। आहाना का फ़ोन भी उस अपरातावी में पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, तो वह हिमानी जी से कहती है कि उसे फ़ोन चाहिए। तो वह उसके लिए एक फ़ोन और एक सिम का इंतज़ाम करने को कहती हैं, जिसमें नंबर उसका पुराना वाला ही मिल जाएगा। वो आहाना को दिन भर रेस्ट करने की सलाह देती हैं ताकि शाम को वह पार्टी के लिए फ्रेश रह सके। तुम अभी रेस्ट करो, शाम के समय एक ब्यूटिशियन आएगी जो तुम्हें पार्टी के लिए तैयार कर देगी। साथ ही कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भिजवाती हूँ, उनमें से कोई अच्छी सी सेलेक्ट करके पहन लेना। ओके ओके मैम, आहाना मुस्कुराई। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हिमानी जी उसको इंस्ट्रक्शन देकर चली गई। तो आहाना भी भूमि के सामने पढ़कर मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो अपने कमरे में चली गई। डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन ली और आराम से सो गई। दोपहर में लंच के लिए मेड बुलाने आई तो देखा भूमिक भी घर पर ही था और लंच कर रहा था। उसने उसे गुस्से से देखा पर बोला कुछ भी नहीं। आहाना ने भी लंच किया तो देखा भूमिक भी बाहर चला गया था, तो उसने चैन की सांस ली। शाम के समय ब्यूटिशियन आई और उसने उसको पार्टी के लिए तैयार किया। एक अच्छा सा वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आहाना अब बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही थी। उसके कहने पर उसने मेकअप से गर्दन पर पड़ा निशान भी कवर कर लिया। हिमानी जी भी घर आई तो वो भी तैयार हुई और सीढ़ियों से उतरती हॉल में आई तो रुक गई। तो आहाना ने वजह पूछी, क्या तुम? मैम क्यों रुक गई? भूमिक तो आया ही नहीं, उसे भी तो पार्टी में जाना है क्या? आहाना ने सुना तो हैरानी से उन्हें देखा। हाँ, उसे भी तो सबसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। आहाना ने सुना तो सारा जोश खरोश जमीन पर उतर आया। वह साथ में जाएगा तो वह उसके सामने और ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो रहेगी ही, क्या पता वहाँ भी उसे परेशान करे, पर क्या कर सकती थी, इसमें उसका कोई बस नहीं। थोड़ी देर बाद भूमिका आया। वह रेडी होकर बाहर से ही आया था। उसने आहाना को तैयार हुआ देखा तो भड़क उठा। मॉम, ये क्यों इस तरह तैयार हो रखी है? ये भी जा रही है क्या? हाँ, क्यों? आहाना ने भी मॉडलिंग करने का फैसला किया है तो इसे भी अपने साथ ले जा रही हूँ। पार्टी में जाएगी, लोगों से घुले मिलेगी, तभी लोग इसे जानेंगे। वाट ए और मॉडलिंग? भूमिक ने सुना तो हैरान था। हाँ, पर तुम क्यों इस तरह हैरान हो? मॉम, अगर ये पार्टी में जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। इसकी शक्ल देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। कोई नहीं कह रहा कि उसकी तरफ देखना ही है, तुम अपने काम से मतलब रखो, जाओ जल्दी गाड़ी में बैठो। उन्होंने गुस्से से कहा तो वह मन महसूस कर रह गया। हिमानी जी और आहाना बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई, पर भूमि का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इस लड़की ने मॉम पर पता नहीं क्या जादू किया कर दिया है। मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये लड़की जिसकी हैसियत हमारी नौकरानी बनने की नहीं, वह मॉडल बन गई तो इसका दिमाग और खराब हो जाएगा। ये बहुत चालाक है। मैंने हर चीज़ के साथ इसकी दाल नहीं गलने दी तो अपना प्लान फेल होता देख प्लान बदल कर इस तरह मॉम का मिस यूज कर रही है। सफलता पाने के लिए मॉम का सहारा ले रही है, पर मैं ये होने दूँ तब ना।
मुझसे टकरा रही है, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। इसकी औकात एक नौकरानी की है और नौकरानी ही रहेगी, और मैं इसे इसकी औकात कभी भूलने नहीं दूंगा। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अब वह बाहर आया और अपनी शानदार गाड़ी में बैठ गया और उनके पीछे गाड़ी ले ली। थोड़ी देर में वे लोग पार्टी डेस्टिनेशन पर पहुंच भी गए। जैसे ही गेट पर पहुंचे और गाड़ी से उतरने लगे, बहुत सारे फोटोग्राफर और मीडिया के लोग आ गए और उनसे सवाल पूछने लगे, साथ ही फ़ोटो भी क्लिक करने लगे। उन्होंने सबको भूमुख से इंट्रोड्यूस करवाया और उसके साथ कई सारे पोज दिए। उसके बाद वे लोग अंदर आ गए। आहाना इतनी बड़ी पार्टी और इसमें बड़े बड़े लोगों को आया देख घबरा गई। हिमानी जी भूमि के साथ साथ आहाना को भी सबसे मिला रही थी, पर आहाना इस सबसे बहुत घबरा रही थी, तो उसने परमिशन लेकर एक टेबल पर आकर बैठ गई। उन्होंने भी यह कहकर इजाज़त दी कि एक जगह ही पर बैठी रहे, जैसे ही वे बुलाएंगी उसे आना पड़ेगा। बेटर उसे कोल्ड ड्रिंक दे गया और वह आराम से बैठकर पीने लगी और अपनी घबराहट कम करने की कोशिश करने लगी। भूमिक ने भी देख लिया था कि आहाना अकेली बैठी है, पर वह अभी इस समय सबसे मिलने जुलने में व्यस्त था। हिमानी जी की नज़र एक बड़े फैशन डिजाइनर पर पड़ी और उसके पास चली गई, तो भूमिक भी साथ ही था। वे सबसे बात करने लगी और बताया कि उसकी नज़र में एक लड़की है जिसे मॉडलिंग में उतरना है। वे मिलने की इच्छा जताते हैं तो वे भूमिक से बोली, भूमिक, यस मॉम, जाओ, आहाना वहाँ पर बैठी है, उसको बुला कर लाओ, उससे इनको मिलवाना है। भूमिक ने सुना तो भड़क गया। मॉम, आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं उसको बुलाने जाऊंगा। क्या हो गया, जाओगी तो? कोई ज़रूरत नहीं है उसको ये सब काम दिलवाने की। वह यह सब डिजर्व नहीं करती। तुम्हें नहीं पूछा कि क्या करना है क्या नहीं, सीधा बोलो। नहीं जाना, मैं खुद चली जाती हूँ। वो जाने लगी तो वह पता नहीं क्या सोचने लगा कि उनको रोक दिया। आप रुको मॉम, मैं जाता हूँ, कहकर वह उनको रोक कर खुद जाने लगा और मन में बड़बड़ाने लगा, नहीं मॉम, मैं ये नहीं होने दूंगा। ये हमारी नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। आप इसे मॉडल बनाकर सिर पर बिठाना चाहती हो, पर मैं ये नहीं होने दूंगा। भूमिका आरवंशी कभी ऐसा नहीं होने देगा। वह चलता हुआ आया और उसकी टेबल के आगे खड़ा हो गया। आहाना ने देखा तो उसे देख डर के मारे और घबरा गई। ये यहाँ पर क्या बैठी है? उसने गुस्से से पूछा तो वह चेयर से उठ खड़ी हो गई। मैं मैम से पूछ कर ही यहाँ बैठी हूँ। जब मेरे लिए पानी लेकर आ, कहता हुआ चेयर पर बैठ गया। मैं? हाँ, तुम जाओ, उसने डांटा तो आहाना वहाँ से उठकर पानी लेने चली गई तो अब वह चेयर से उठ गया। चेहरे पर वही सातिर मुस्कान आ गई और अब चलता हुआ वापस हिमानी जी के पास आ गया। क्या हुआ, कहाँ है आहाना? उसे अकेले आया देख हिमानी जी ने पूछा। पता नहीं मॉम, कहाँ चली गई? देखो, वहाँ पर है ही नहीं। ये आहाना भी ना, इतना अच्छा मौका था। वे झुंझुलाई। मॉम, थोड़ी देर पहले मैंने उसे एक लड़के से बात करते देखा, लगता है उसके साथ ही कहीं एंजॉय करने चली गई होगी। वो है ही ऐसी, आपको ही उसकी न जाने क्यों इतनी फिक्र पड़ी रहती है। चुप करो तुम। वो उस पर गुस्साती बोली, पर वो भी क्या करती, किसी और के साथ बात करने लगी। थोड़ी देर बाद आहाना वापस आई तो देखा भूमिक था ही नहीं, तो वह पानी की बोतल नीचे रख फिर से बैठ गई। मैं तुम्हें एक बहुत बड़े फाइनेंसर से मिलवाने वाली हूँ। वो तुम्हारी अपकमिंग फिल्म को स्पॉन्स करने के लिए लगभग एग्री हैं। उनकी अच्छे से बात करना और वेल बिहेव रखना। हिमानी जी भूमि को एक किनारे पर ले जाकर समझाती कहती हैं। ओके मॉम, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, भूमिक बोला तो अब हिमानी जी उसे अपने साथ एक साइड खड़े मिस्टर प्रहलाद बत्रा से मिलवाने ले जाती हैं, जो जाने माने बिजनेसमैन और बहुत बड़े फाइनेंसर भी हैं। उम्र यही कोई 30-35 साल। हिमानी जी उनके पास आई तो भूमिक भी उनके पीछे आ रहा था। मिस्टर बत्रा, मीट आई सन भूमिक आरवंशी। हेलो यंग मैन। हेलो सर, कैसे हो? वह उससे हाथ मिलाते पूछते हैं।
फाइन सर। वह मुस्कुराया और अब वे तीनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद आकर्षक और स्टाइलिश सिजलिंग ड्रेस पहने 23-24 साल की बेहद खूबसूरत लड़की उनके साथ आकर खड़ी हुई तो वे मुस्कुराकर उसका परिचय कराते हैं। मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ इरीशा बत्रा। भूमिक ने उसे देखा तो जैसे झटका लगा। इरीशा, इनसे मिलो, ये हैं हिमानी आर्यवंशी के बेटे भूमिक। आर्यवंशी अपकमिंग सुपरस्टार ऑफ द बॉलीवुड। इरीशा से मिलाते हुए उसके चेहरे पर जरूर चमक थी, पर उन दोनों के हंसते चेहरे बुझ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो नज़रों का पानी बदल गया। इरीशा ने नज़रें चुरा ली तो भूमि का चेहरा गुस्से से काला हो गया। उसने घूर कर उसकी तरफ देखा। अब उससे वहाँ खड़ा न रहा गया। सॉरी मिस्टर बत्रा, पर मुझे ज़रूरी काम याद आ गया, जाना पड़ेगा, कहकर भूमि पीछे मुड़ गया। उसके चेहरे का रंग उतर गया, पैर जैसे लड़खड़ाते चल रहे हों। हिमानी जी ने उसे इस तरह जाते देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ। वो आवाज़ दी, कहाँ जा रहा है? हिमानी जी पूछती रहीं, पर वह नहीं रुका और आकर उसी टेबल पर बैठ गया जिस पर आहाना बैठी थी। वह आकर बैठा तो आहाना घबरा कर उठ खड़ी हुई। उसने सोचा पानी लेने आया है तो बोली, पानी लाई थी। वह बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती है। चुप, बिल्कुल चुप। वह जोर से चीखा तो आहाना के हाथ से वह बोतल छूटकर नीचे गिर गई। भूमि की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। आहाना को समझ नहीं आया ये क्यों गुस्सा है। वह पहले ही यहाँ आकर घबराई हुई थी और अब ज़्यादा घबराहट होने लगी। वह सामने बैठा रहा तो उससे यहाँ पर चैन से नहीं बैठा जाएगा। वह चुपके से वहाँ से उठकर हिमानी जी के पास आ गई। आहाना, कहाँ थी तुम? आहाना को देखकर उन्होंने पूछा। मैं वहीं पर तो बैठी थी। कब बैठी थी? थोड़ी देर पहले मैंने भूमि को तुम्हें बुलाने भेजा, तुम वहाँ पर थी ही नहीं। कहाँ चली गई थी? उन्होंने सवालिया नज़रें उस पर टिकाई। मैं कहीं नहीं गई थी, वहीं पर थी। भान है इसका कि तुमने कितना अच्छा चांस गंवा दिया। अभी मेरे साथ मशहूर फैशन डिजाइनर तनिष्क मल्होत्रा थे। वे अपने फैशन शो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जिसके लिए उन्हें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मॉडल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में के थ्रू आती हैं, पर अगर वो तुम्हें सजेस्ट करेंगे तो तुम्हें इसके लिए डायरेक्ट ले लिया जाएगा और फिर वही तुम्हें ट्रेंड करेंगे। एक बार चांस मिलने की देर थी, तुम्हारा डर खुल जाता, पर अब वो चले गए। सॉरी मैम। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आहाना के चेहरे पर मायूसी थी। ऐसे मौके गंवाए नहीं जाते। चलो छोड़ो, अब ये मौका तो निकल गया, पर अब तुम मेरे साथ ही रहना। क्या पता किस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नज़र तुम पर पड़ जाए जो नए चेहरे की तलाश में हो। लोगों को ऐसे भी ब्रेक मिलते हैं। अब मेरे साथ रहना। उन्होंने उसे समझाया। ओके मैम। अब आहाना हिमानी जी के साथ ही रह रही थी। वह कितना भी बोर हो रही, पर वह वहीं पर खड़ी रही। हिमानी जी एक मशहूर अभिनेता आर.के. वाधवानी से बात करने में मशगूल थी। उन्होंने उनके बेटे से मिलने की इच्छा जताई तो भूमि का ध्यान आया। कहाँ रह गया? आहाना, जाओ देखो भूमि कहाँ रह गया, उसको बुला कर लाओ। उन्होंने आहाना को उसे लेने भेजा। आहाना भूमि को ढूंढती आई तो देखा वह बैठा गिलास हाथ में थामे ड्रिंक कर रहा था। आहाना हैरान रह गई। वह पब्लिकली कैसे ड्रिंक कर सकता है? कम से कम हिमानी जी के बारे में सोचे, उनकी कितनी इज्जत है। इसे वह सरेआम लुटाने पर तुला है। वह उसे कैसे बोले? पहले ही उसे खार खाया बैठा रहता है। अभी वे उसे बोलना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना जैसे है, पर वह हिम्मत जुटाती है। मैम बुला रही हैं, उसने धीमे स्वर में कहा, पर उसने सुनकर भी अनसुना किया। मैम बुला रही हैं, उसने दोबारा सुर ऊंचा कर कहा, तो उसने हाथों में से उठाया गिलास नीचे पटक दिया और आहाना की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्का सुरूर भरा था जो उसे और भी भयानक लग रही थी। उसने नजरें उस पर टिकाई तो उसने घबराहट से हलक से थूक गटका। कह दो मैं नहीं आ सकता, वह लापरवाही से बोला। आप ऐसे कैसे पब्लिकली ड्रिंक कर सकते हैं? मैम को पता चला तो उनको कितना बुरा लगेगा। यहाँ मीडिया के लोग भी हैं, किसी ने फ़ोटो खींच ली तो मैम को अच्छा नहीं लगेगा।
आहाना का इतना बोलना था कि भूमि जलती नजरें उस पर गड़ गई। घर पर होता तो न जाने क्या कर देता, पर अभी चुप रहा। दांत पीसता गुर्राया, दफा हो यहाँ से वरना यहीं पर जमीन में गाड़ दूंगा। उसके ऐसे कहते ही आहाना की डर के मारे झुरझुरी छूट गई। मैम ने कहा है, जरूरी बात है, आना कंपल्सरी है। मुश्किल से उसने अटकते हुए अपनी बात पूरी की। बोला ना तुझे कि चली जा यहाँ से। उसने गुस्सा करने पर भी जब आहाना नहीं गई तो वह गिलास पटकता वहाँ से उठ गया और उसके साथ वापस आने लगा तो उसकी नज़र फिर से इरीसा पर पड़ी तो ठिठर गया। वह भूमिक को ही देख रही थी तो भूमिक रुक गया। टकेला के 2 पेग लगाने के बाद उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह उसके सामने खड़ा था। हाय भूमिक, वह धीमे से बोली। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आल्सो फाइन। ये साथ में कौन है? उसने आहाना को उसके साथ देखा तो पूछा तो उसने उसके आहाना में दिलचस्पी लेने से भूमि को आश्चर्य हुआ, पर उसने नहीं बताया कि वह कौन है। वह बिना जवाब दिए मुड़ गया और हिमानी जी के पास आ गया। हिमानी जी ने उसकी आंखों का रंग बदला देखा तो समझ गई कि उसने ड्रिंक की है। उनका पारा 7वें आसमान पर था। उसे अकेले में ले गई और उसे डांटने लगी। तुमने ड्रिंक की है? उन्होंने पूछा पर वह चुप था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ये गलत आदत भी लगा ली। यहाँ तक कि यहाँ इस जगह पर ड्रिंक कैसे कर सकते हो? सबकी नज़र तुम पर है। अगर किसी ने तुम्हारी फ़ोटो खींच ली होगी तो कल सुबह गॉसिप का विषय तुम होंगे। वह परेशान थी पर भूमिक उनकी बातों को इग्नोर कर रहा था। हिमानी जी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वह अभी कुछ कर नहीं सकती थी। कम ऑन मॉम, सब ड्रिंक कर रहे हैं, मैं ही क्या अकेला हूँ? उसने लापरवाही से कहा। कोई नहीं, घर चलो फिर बात करती हूँ तुमसे। वह गुस्से में तमतमाई पर चुप रहने के कुछ नहीं कर सकती थी। पर वह अब भूमि को अकेला नहीं छोड़ती, अपने साथ ही रखती हैं। भूमि की नज़र बार बार इरीसा पर टिक जाती। लड़कियों से दूर रहने वाले भूमि का दिल चुराया तो इरीसा ने। कॉलेज के 3 साल दोनों साथ बिताए और कॉलेज खत्म होने से पहले उसने उसे ब्रेकअप कर लिया। वजह कोई बड़ी थी, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसकी ज़िंदगी में आ गया था। उसने उसे बहुत मनाया पर उसे उसमें अब बचपना नज़र आने लगा। मिस्टर बत्रा की वजह था। कर ली रीसा ने इसे शादी, खबर तो उसको थी पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। इरीसा उससे दूर जा चुकी है पर न चाहते हुए भी उसकी नज़रें उस पर टिक रही थी। देखा तो वह मिस्टर बत्रा के साथ हाथ पकड़े खड़ी थी। वह तो उसके साथ खुश है पर उसे तकलीफ भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा निकालने का मन किया तो आहाना का हाथ पकड़ा और खींचता डांस फ्लोर पर ले आया। वह इरीसा को दिखाने उसके साथ जबरदस्ती डांस करने लगा। उसका ऐसा करना इरीसा के लिए भी नया था। भूमि किसी और लड़की के साथ, उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है? डांस वह आहाना के साथ कर रहा था पर वह नजरें इरीसा पर थी। आहाना के साथ डांस करने पर वह उसके चेहरे के बदलते भाव देख सकता था। तो वह आहाना को कमर से पकड़ डांस करने लगा जो आहाना को सहज नहीं हो रहा था। खुद को उससे छुड़ाना चाह रही थी पर बेकार था। भूमि का आहाना के साथ होना सिर्फ इरीसा का ध्यान नहीं खींच रहा था, लोगों के कौतूहल का कारण भी बना। तो फोटोग्राफर के कैमरे में भी उस पर मुड़े। फोटो क्लिक होता देख आहाना घबरा गई। वह उसे खुद को छुड़ा लेती है और हिमानी जी के पास आ गई। मैम चलो घर वापस चलते हैं। भूमि जी को भी पता नहीं क्या हो गया है, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। कुछ बड़ी हरकत कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। आहाना परेशान होती बोली। कह तो तुम ठीक रही हो, पता नहीं क्या हुआ इसको। थोड़ी देर पहले तो एकदम ठीक था पर ऐसे बीच में नहीं जा सकते। तुम एक जगह बैठ जाओ, खाना खाकर फिर चलते हैं। आहाना फिर से उसी टेबल पर आकर बैठ गई पर अब उसे वॉशरूम जाना था। बेटर से पूछती है वॉशरूम किधर है तो वह उसे बता देता है। उस तरफ जाने लगी। वह अपनी धुन में थी कि सामने कोई आ गया तो ठिठक गई। वही डायरेक्टर था। हाथों में विस्की का गिलास थामे उसने आहाना को देखा तो उसकी चिरकुट सी आंखों में शैतानी चमक उभर आई।
मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वह उसे पहचानने की कोशिश करता बोला तो आहाना के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला गई। नहीं नहीं तो ये आंखें, ये चेहरा, और वह अपने होठों के पास अंगुली रखता है। ये तिल कहीं तो देखा है। वह याद करने की कोशिश करने लगा तो आहाना ने उसे टाला और वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो वह पीछे मुड़ गया और उसे जाता देखने लगा। उसकी ताड़ती नजरें उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। आहाना जल्दी वॉशरूम गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी धड़कनें तेज चलने लगी। ये डायरेक्टर यहाँ भी आया हुआ है। उसे घबराहट होने लगी। वह काफ़ी देर खुद को शांत करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर निकली तो वॉशरूम के बाहर एक खाली हॉल था। वह डायरेक्टर वहीं पर खड़ा था। वह उसे अनदेखा कर बाहर जाने लगी। आहाना बेबी, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। वह अपने सिगार को जलाता बोला। आहाना के चेहरे पर क्रोध सवार था। वह वापस मुड़कर जाने लगी तो वह आकर उसके सामने आ गया। हट जाओ मेरे सामने से। वह गुस्साई पर उसके चेहरे पर काइयों वाली मुस्कान फैल गई। तुम्हारा चेहरा बेहद दिलकश है। न जाने कितनी लड़कियां गुजरी इन नज़रों के सामने, पर तुम में कुछ ऐसी बात है कि कोई एक बार देख ले तो चेहरा भूल ही नहीं सकता। वह उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ता बोला। वह जल्दी वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगी। अब फिल्मों में काम करने की इच्छा नहीं है क्या? अगर हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है। बस शर्त वही है, दफा हो जाओ। ठोकर मारती हूँ तुम्हारे रोल पर। आहाना चिढ़ती बोली। ऐसे बोलकर मेरा दिल मत तोड़ो। वह उसके सामने ही आ गया। तुम्हें मेरा ऑफर स्वीकार करना पड़ेगा, खुशी से या बेमन से। वही ढिठाई से बोला। तो आहाना अब थोड़ा घबरा गई। उधर काफ़ी देर हो गई। जब आहाना न लौटी तो हिमानी जी भूमिक के पास आई। भूमिक, आहाना कहाँ है? पता नहीं मॉम, न जाने किसके साथ एंजॉय कर रही होगी। भूमिक, वह गुस्ताती बोली। थोड़ी देर पहले मैंने उसे उस तरफ जाते देखा। जाओ उसे बुला कर लाओ। खाना खाकर फिर हमें घर चलना, वापस जाना है। मैं उसे बुलाने जाऊंगा। हाँ तुम जाओ जल्दी। हिमानी जी ने डांटा तो वह तमतमाता उस तरफ आया जहाँ उसने आहाना को जाते देखा था। उस तरफ वॉशरूम था, पर उससे पहले बड़ा हॉल टाइप था जो खाली था। वह आगे बढ़ा। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उस तरफ गया तो देखकर तो हैरान था। डायरेक्टर आहाना को कमर से पकड़े जबरदस्ती चूमने की कोशिश कर रहा था, पर उसे तो यही लग रहा था कि यह सब आहाना की रजामंदी से हो रहा है। उसकी आंखों में क्रोध उमड़ आया। ये लड़की, वह जोर से चीखा। आहाना ने उसे देखा तो जान में जान आई। डायरेक्टर को धक्का दे दिया और भूमिक के पास आ गई, पर भूमिक की आंखों में उसे देख गुस्सा और नफरत थी। आज तक वह उस पर सिर्फ शक करता था, आज तो उसने देख भी लिया। वह शायद फिल्म में रोल पाने डायरेक्टर को फंसा रही है। उसने गुस्से में नज़रें उस पर गड़ाई। वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वह रुआंसी होकर बोली। नहीं, तो ये बहुत गिरी हुई है और घटिया लड़की है, कुछ भी कर सकती है। भूमिक तो उस पर ही इल्ज़ाम तराशी करने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वह बहुत घबरा भी गई थी। ज़्यादा सफाई भी नहीं देना चाहती। भूमिक ने मानना ही नहीं है तो उसे सफाई देने का भी कोई फायदा नहीं। नहीं, ये सच नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, कहकर वह रोती हुई वहाँ से दौड़ती बाहर आ गई, क्योंकि वहाँ पर रहना उसे मुश्किल लग रहा था। पर भूमिक वहीं खड़ा था। उसने जलती नजरें उस पर डायरेक्टर पर डाली, जो उठकर वहीं पर आ गया था। भूमिक ने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़कर जोर से झिझोड़ा। ये क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? उसने दांत पीसते उसका कॉलर खींचकर झकझोर कर पूछा। अरे छोड़िए भूमिक जी, क्यों उस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे पंगा ले रहे हो? वह उसका हाथ छुड़ाता बोला।
जानते हो कौन है वो? हमारे साथ रहती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की? दांत पीसता भूमिक बोला। क्या हिमानी जी इस लड़की को घर ले गई? वह चौंका। बात समझिए भूमिक जी, आपका और मेरा तो वास्ता पड़ता रहेगा, पर आपको बता दूं, ये लड़की बहुत चालाक है। उसने इशारा देकर खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। डायरेक्टर ने खुद को बचाने के लिए भूमिक को बहलाना चाहा। क्या बकवास कर रहे हो? वो क्यों तुम्हें बुलाएगी? यही सच है। ये लड़की और इसके दोस्त पहले भी मेरे पास चक्कर लगाते रहते थे कि फिल्म में रोल चाहिए, इसके बदले वो मुझे खुश करेगी। मैंने मना किया, पर आखिर कहकर वह मुस्कुराया तो भीमुख को उसका मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा, तो गुस्से से उसे नीचे पटक देता है। इन लड़कियों का कोई दीन ईमान नहीं होता और तुम इसकी वजह से मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। इसकी दोस्त ने खुद मेरे पास इसे भेजा था कि यह सब कुछ करने को तैयार है, बस इसे रोल चाहिए। जब मैंने काम देने में असमर्थता जताई तो उल्टा मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर मेन लीड रोल नहीं दिया तो मुझे बदनाम करेगी। अभी भी वही कर रही थी। वह उठ गया, अपने सिगार जलाकर तिरछी नज़र से उसे देखने लगा। भूमिक भी मुट्ठियां गुस्से से भींच गई, आंखों में क्रोध उमड़ आया। तीर सही निशाने पर लगा देख डायरेक्टर के होठों पर सातिराना मुस्कान थी, पर भूमिक का चेहरा तमतमा गया, वहां से निकलकर बाहर आ गया। जब भूमिक बाहर चला गया तो डायरेक्टर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद कर थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो सामने दो लोगों को देख हैरान था। सामने अभिराज और विक्रांत खड़े थे। खुराना साहब, आप यहाँ? वह उन्हें देख हैरानी से बोला, क्योंकि अभिराज ऐसी कोई पार्टी अटेंड नहीं करता, तो उसे देख वह हैरान था। मुझे तो ये लगता था आप ऐसी वेज थ्री पार्टी अटेंड नहीं करते। मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे हैं जिसमें ऐसी पार्टियों की आलोचना करते थे, और आप यहाँ आए हो, किसी को खबर क्यों नहीं है? वह अपनी हैरानी को छिपा नहीं पा रहा था, क्योंकि हमने किसी को खबर होने नहीं दी, और होने देते तो तुम्हारा काला चेहरा कैसे बेनकाब होता। गुस्से से दांत पीसता अभिराज गुजराया। उसने अपना कोट निकालकर विक्रांत को पकड़ाया, शर्ट के बाजू ऊपर खिसकाई तो उसके इरादे भाप डायरेक्टर के पसीने छूटने लगे। क्या क्या कहना चाहते हैं? डायरेक्टर बोला तो तड़ाक एक जोरदार की आवाज़ हॉल में गूंजी, और डायरेक्टर जमीन पर गिरा हुआ था। वह धक्का बक्का उसे देखने लगा, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे क्यों नाराज है। क्या गलती हो गई? क्यों मार रहे हैं? वह गाल पर हाथ रख पूछता है। विक्रांत। अभिराज ने विक्रांत को इशारा किया और वह हॉल के अंदर आने का दरवाज़ा बंद कर देता है। मासूम लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो। वह एक के बाद कई मुक्के उस पर जड़ देता है तो डायरेक्टर दर्द से बुरी तरह चिरमिरा गया। नहीं खुराना साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। वह अपने को बचाने सफाई देने लगा। जैसे ही उसने ये कहा, तड़ातड़ एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके गाल पर लगे। आज के बाद आहाना या उसकी जैसी किसी मजबूर लड़की को काम दिलाने के बहाने फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। आज सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ, जानता है ना कौन हूँ मैं। आज मैं चाहूँ तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे मुंबई की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर सकता हूँ। अभिराज की आंखें गुस्से से लाल थीं तो डायरेक्टर थर थर काँपने लगा। उसके पैर पकड़ लेता है और माफ़ी की गुहार करने लगा। माफ़ कर दीजिए खुराना साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। सज़ा तो तुझे मिलेगी, तुझे इंडस्ट्री से बाहर फेंकवाना है। तुम्हारे जैसे लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, सारी सोसाइटी के लिए खतरा हैं। अभी इसी पल से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, कहकर अभिराज ने कई और बार उस पर और किए। अब वह अचेत पड़ा था। जब तसल्ली हो गई तो विक्रांत से बोला, इसे उठाकर पुलिस स्टेशन में फिंकवा दो, यह खुला नहीं घूमना चाहिए। माफ़ कीजिएगा खुराना साहब, वह बेहोशी की हालत में बुदबुदाया। अभिराज ने इशारा किया और विक्रांत उसे घसीटता पिछले दरवाजे से बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद वह अंदर आ गया। बड़ी मुश्किल से आहाना यहाँ अकेले में आई थी। इस कमीने ने सब चौपट कर दिया। मैं उससे बात कर लेता,
कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेता। थोड़ा वेट करते हैं, अगर यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ तो किसी और पार्टी में तो आएगी, विक्रांत बोला। ऐसे किस्मत के भरोसे मुलाकात होगी क्या हमारी? और वैसे भी कल मैं हफ्ते भर के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। बेशक छोटी हो, आहाना से आज मुलाकात हो जाए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता, वरना मेरा मन यहीं लगा रहेगा। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। आप पहले क्यों नहीं आए? अब तक तो वो अकेली बैठी थी। बड़ी मुश्किल से अभी निकल कर आया हूँ। अब वो भी हो कोशिश करो कि आज ही मेरी आहाना से मुलाकात हो जाए। ठीक है सर, कोशिश करता हूँ, कहकर विक्रांत बाहर चला गया तो अविराज भी वहाँ से निकल गया, क्योंकि वह किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था कि वह स्पेस 3 पार्टी में आया है। विक्रांत को जब पता लगा कि आहाना हिमानी जी के साथ पार्टी में आई है तो उसने अभिराज को बुला लिया था, पर वह हिमानी जी के सामने भी नहीं आना चाहता, न पार्टी के बाकी लोगों के सामने। भूमि वहाँ से आया देखा तो आहाना हिमानी जी के साथ बैठकर खाना खा रही थी। उसे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह अभी कोई तमाशा भी खड़ा नहीं करना चाहता था। वैसे भी कौन सा मॉम ने उसका यकीन करना है, हर बार तो उसे ही डांट कर चुप करा देती हैं। उसे इस लड़की के खिलाफ कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं। पर क्या हो, डायरेक्टर सच कह रहा था, हो सकता है झूठ भी कह रहा हो, पर उसने थोड़ी देर पहले डायरेक्टर को आहाना से बात करते देखा था। उसके बाद ही डायरेक्टर उसके पीछे वहाँ आया होगा। वह भी कंफ्यूज हो गया है। क्या सच में ही इस खूबसूरत चेहरे की इतनी घिनौनी सच्चाई है? इसका मतलब उसका शक बेवजह ही नहीं था। ये लड़की ऐसी ही है। ये क्या सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं? वो इरिसा बस वत्रा के साथ पैसों के लिए हमारे 3 साल के प्यार को ठुकरा कर जा सकती है, तो ये क्या है? लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इनके मासूम चेहरों के पीछे इनके बुरे इरादे छुपे होते हैं। वह आकर वहां खड़ा था। हिमानी जी ने देखा तो उसे खाने के लिए बुलाने लगी। आ जाओ, तुम भी खाना खाओ, फिर चलते हैं। हिमानी जी बोली तो भूमिक वहीं पर आकर बैठ गया। उसने जलती नजरें आहाना पर गड़ाई तो वह कांप गई। मुंह में रखा निवाला गले से न उतरा। बिना गुनाह के गुनाहगार की तरह बैठी थी। जैसे तैसे खाना खाया। आहाना को लगा था कि भूमि कभी मैडम से उसकी शिकायत करेगा, पर वह चुप था। पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में। भूमिक ने बात नहीं छेड़ी तो आहाना भी चुप ही रही। जब वह मैडम से शिकायत लगाएगा तभी वह अपनी सफाई देगी। उसके बाद तो हिमानी जी ने आहाना को अकेला ही नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वह बाहर जाने लगी तो अविराज बेचैन हो गया। आहाना के इतने पास होकर भी उससे बात नहीं कर पाएगा। विक्रांत ये तो वापिस जाने लग गए। पार्टी तो अभी कंटिन्यू है, फिर ये क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं? पता नहीं सर, आपने भी तो लेट किया आने में। मैं ऑफिस में फंस गया था। क्या तुम किसी तरह यह नोट आहाना तक पहुंचा सकते हो? मैं जाऊंगा तो वो औरत मुझे देख लेगी और मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। दीजिए, कोशिश करता हूँ। अविराज ने एक नोट लिखा और वहाँ एक साइड खड़ा हो गया। विक्रांत वह लेकर जब तक बाहर गया वो गाड़ी से निकल चुके थे। वह मायूस हो अंदर आ गया। सर, वो तो निकल गए, उसने कहा तो अविराज भी मायूस हो गया। चलो फिर हम भी निकलते हैं, अब यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वह जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। इधर ये तीनों भी घर आ गए। आहाना को लगा था कि अब तो घर आकर भूमिक बवंडर मचाएगा, पर नहीं। भूमिक घर आकर भी चुपचाप सोने चला गया तो आहाना भी अपने रूम में आ गई। वह आश्चर्य में थी कि भूमिक ने मैडम से इतनी बड़ी बात की शिकायत क्यों नहीं की। सुबह आहाना डरते डरते उठी कि रात में भूमिक ने थकान की वजह से मैम से शिकायत नहीं की, पर अब वो जरूर करेगा। पर नाश्ते की टेबल पर उसने वो बात ही नहीं छेड़ी। छोटी छोटी बात पर उसे धमकी देने वाला भूमिक न जाने क्यों इतनी बड़ी बात पर चुप है। आहाना को समझ नहीं आ रहा था। हिमानी जी ने उसे कल वहाँ ड्रिंक की बात पर डांटा। उसने सफाई दी, उसमें उन दोनों की बहस भी हुई तो भूमिक गुस्से में अपने रूम में चला गया। हिमानी जी सूट पर जाने लगी तो आहाना भी जाने को तैयार थी, पर हिमानी जी ने उसे रोक दिया। क्यों मैम? आहाना ने पूछा। अब ये से तुम मेरी पिए नहीं हो।
तो अब मैंने तुम्हें सबसे अपनी नॉन के रूप में मिला दिया है, तो अब मेरी पी बनकर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने कारण बताया। तो मैं क्या काम करूंगी मैम, आहाना ने पूछा। मैंने एक डांस और एक्टिंग एकेडमी में बात की है। जब तक मॉडलिंग में बात बनती है तुम वहाँ डांस और एक्टिंग सीखो, क्योंकि सिर्फ मॉडलिंग तक तुम्हें सीमित नहीं रहना। वह तब तक है जब तक तुम्हें ब्रेक नहीं मिलता। तुम मन लगाकर एक्टिंग और डांस सीखो। ड्राइवर को बोल दिया है तुम्हें वहाँ छोड़ देगा और वापस भी ले आएगा। तो अब से तुम मन लगाकर काम सीखो। मैम आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, कोई सगा भी नहीं करता। आहाना भावुक को उठी। तुम मेरी सगी नहीं पर मेरी बेटी जैसी हो। हिमानी जी ने प्यार दिखाया तो आहाना की आंखों से आंसू छलछलाए। आज तक सबकी जिल्लत, धोखा और फटकार सहती आई है। हिमानी जी द्वारा दिया गया स्नेह उसकी आंखें नम कर रहा था।